नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ILD यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिसीज और ECMO की। यह क्या होता है, कैसे इलाज किया जाता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्वेश्वर सुब्रमण्यम। डॉक्टर विश्वेश्वर, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। तो देखिए, पहला सवाल ही यही हमारा कि ILD, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है लेकिन जानकारी शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को है। यह क्या होता है, यह दमा और निमोनिया से कैसे अलग है? ILD का मतलब है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़। ये एक तरीका का सीरियस लंग प्रॉब्लम है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, हमारा लंग्स का कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाता है। ये कम होने की वजह से मरीज को सांस फूलना, लगातार सूखी कासी रहना या कुछ पेशेंट्स में ऑक्सीजन स्टेज तक पहुंचना भी चांसेस है। ये ILD के लिए काफ़ी कारण रहता है, बट इंडिया में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ILD हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। नॉर्मली ये कबूतर का फेदर्स और टॉयलेट्स में एक प्रोटीन रहता है, वो जब हम नॉर्मली इनहेल करते हैं हमारा बॉडी के लिए वो काफ़ी नुकसान करता है। वो इस प्रोटीन की वजह से हमारा लंग्स में इन्फ्लेमेशन सेट होता है और धीरे धीरे हमारा लंग का कैपेसिटी कम हो जाता है। इसके अलावा हमको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स करके काफ़ी प्रॉब्लम्स है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस करके काफ़ी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम है। ऐसा मरीज में भी हमको लंग्स अफेक्ट हो सकता है। अगर अफेक्ट हुआ तो मरीज को सांस फूलना, खांसी होना और कमज़ोर महसूस करना, ये सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। इसके अलावा कोई भी मरीज लगातार स्मोक करते हैं, उन पेशेंट्स में IPF करके एक सीरियस फॉर्म ऑफ ILD भी आने का चांसेस रहता है। ये ILD एक तरह का बहुत सीरियस लंग प्रॉब्लम है। इसको हमने जल्दी से नहीं पकड़ा, अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ा तो धीरे धीरे हमारा लंग का कैपेसिटी कम होते जाते हैं और एक स्टेज ऐसा भी पहुंच जाता है मरीज को पैदल चलने में भी ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ने को भी स्टेज में लेकर जाता है और कुछ पेशेंट्स लंग ट्रांसप्लांटेशन तक जाता है। इसलिए ये ILD के बारे में अच्छा अवेयरनेस हमको मरीज को और डॉक्टर्स कम्युनिटी में भी चाहिए और उसको जल्दी पकड़ लिया तो अच्छा तरीक़ा से इसको इलाज भी हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल डॉक्टर विश्वेश्वर, अक्सर हम ये देखते आते हैं कि जो ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पेशेंट जो होते हैं वो भी लापरवाही बरतते हैं। कई बार ये होता है कि शुरुआती लक्षण को वो पहचान नहीं पाते हैं और यही वजह होती है कि आगे चलकर जब वो बढ़ आता है तो ऑपरेशन की, सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर मैं ILD की बात करूँ तो इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं जिसे हमें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए? अगर आपको लगातार खांसी रहता है मोर देन 2 वीक्स, नहीं है तो ये कासी सूखी तरीका का कासी लगातार रहता है, आपको ILD होने का चांसेस है। इसके अलावा आपको पैदल चलने में सांस फूलना लग जाता है, नहीं है तो आपको कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं या लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपिटाइट हम कहते हैं, भूख कम हो जाता है, नहीं है तो आपका धीरे धीरे वजन कम हो जाता है और शरीर में ताकत कम हो जाता है। ये सब अर्ली इंडिकेटर्स ऑफ ILD। बट हम ILD डायग्नोस करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हमको HRCT कहते हैं। कैसे हम कोविड का टाइम में CT स्कैन किए थे कोविड को पकड़ने के लिए, ऐसा ILD को पकड़ने के लिए हमको हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन ज़रूरत है। इस हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन में हमको जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पकड़ सकता है। अगर इस बीमारी को जल्दी पकड़ लिया, क्रायो लंग बायोप्सी कहते हैं। इसका मतलब पहले हम फेफड़े को काट के बायोप्सी लेने का ज़रूरत पड़ता था, बट अभी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स इतना हो चुका है, डे केयर प्रोसीजर में आप छोटा सा दूरबीन डाल सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी हम कहते हैं, वो डाल के अंदर से क्रायोलंग बायोप्सी करके एक बायोप्सी निकालते हैं। उस क्रायोलंग बायोप्सी में हमको इमीडिएटली पता चल जाता है ये कौन सी तरीका का ILD है। आपको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, नहीं है तो IPF है, नहीं है तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर एसोसिएटेड ILD है। ये सबका सबूत हमको मिल जाता है। अगर एक बार वो डायग्नोसिस बन चुका है, हम इमीडिएटली अगर उसको ट्रीटमेंट शुरू किया तो डेफिनेटली मरीज को अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है और ऑक्सीजन पहुंचने तक स्टेज भी हम अवॉइड कर सकते हैं। बट इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर मान लो आपको खांसी लगातार है, नहीं है तो पैदल चलने में सांस में दिक्कत होता है, नहीं है तो आप ऑलरेडी एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट है, नहीं है तो ऑलरेडी आपको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उन मरीज में सांस फूलने का महसूस आना शुरू होता है, हम इमीडिएटली पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना है। अगर पल्मोनोलॉजिस्ट को आपने दिखाया तो वो इमीडिएटली HRCT करेंगे, इमीडिएटली इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे और इस प्रॉब्लम को तभी हम रुक सकते हैं आगे बढ़ने से।
बिल्कुल, तो जो लक्षण आपने बताया मुझे लगता है कि अगर शुरुआत में ही उसको नज़रअंदाज ना किया जाए तो बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं जो आगे चलकर आप कर सकते हैं, डॉक्टर्स कर सकते हैं। डॉक्टर विश्वेश्वर, एक बात ये भी तो बातों के लक्षण की, लेकिन इसके कारण क्या होते हैं? कई डिसीज़ हम देखते हैं जो जेनेटिक भी होते हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से भी होते हैं, इसके कारण क्या है? ये ILD एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, इसका मतलब ILD एक ही डिसीज़ नहीं है, उसके अंदर काफ़ी वेराइटीज़ होता है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, वो इंडिया में सबसे कॉमन है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ये कबूतर का फेदर्स और टॉयलेट में कुछ प्रोटीन्स है वो हम एक्सीडेंटली इनहेल करते, वो हमारा लंग्स के अंदर जाके इस ILD को स्टार्ट कर देते। वो प्रोसेस का नाम है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब इस प्रोटीन को आपका लंग्स सूट नहीं करते, इस कारण की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके बाद धीरे 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 फाइब्रोसिस हो जाते हैं। उस तरीका का ILD का हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। वो सिर्फ कबूतर की वजह से नहीं होता है, बाकी अगर आप मान लो आपका घर के अंदर कंटामिनेटेड एयर कूलर्स रहता है, अगर उसमें आपने पानी रूटीनली चेंज नहीं किया, उसके अंदर भी फंगस हो सकता है। वो फंगस हम इनहेल करने की वजह से भी हमारा लंग्स के अंदर इफेक्ट आ सकता है। ये इंडिया में सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ ILD है। इसके अलावा अगर मान लो आप स्मोकिंग लगातार करते हैं, इस स्मोक के अंदर कुछ पार्टिकल्स है, वो भी हमारा लंग्स के लिए बहुत टॉक्सिक है, वो लंग्स को धीरे धीरे खराब करते हैं। उस फॉर्म ऑफ ILD को हम कहते हैं IPF, नहीं है तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। वो भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और वो स्मोकिंग रिलेटेड ILD हम कहते हैं। इसके अलावा हमको अनदर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ILD है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। आपको कोई भी जोड़ों का प्रॉब्लम रहता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, नहीं है तो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, नहीं है तो मायोसाइटिस, ऐसा काफ़ी तरीका का कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स रहता है, उनमें भी हमारा लंग्स धीरे धीरे अफेक्ट हो सकता है। सो दीज आर रेफर टू एज कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर ILD। इसके अलावा हमको सार्काइडोसिस कहते हैं और रेयर फॉर्म्स ऑफ ILD लाइक लैम PLCH कहते हैं। बट कुछ ILDs को जेनेटिक रीजंस भी रहता है। अगर मान लो परिवार में किसी को पहले ILD का शिकायत था और उन फैमिलीज में ILD का आने का चांसेस भी बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं फेमिलियल ILD। इसके अलावा काफ़ी तरीका का ILDs भी रहता है, बट पहले मैंने बताया था ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, IPF और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर ILD, ये तीनों सबसे कॉमन ILDs होता है। बट जब तक हम इसको सही तरीके से CT स्कैन HRCT नहीं करेंगे और बायोप्सी ना करेंगे, हम इस डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। बिल्कुल। डॉक्टर विश्वेश्वर, देखिए कई बार हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकते। जैसे शुगर की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप इन्हें कंट्रोल में ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह ठीक या कभी हो ही ना पाए। ILD की अगर मैं बात करूं तो क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है कभी? क्या हम वापस से अपनी लाइफस्टाइल में आ सकते हैं? ILD एक क्रॉनिक लंग कंडीशन, क्रॉनिक का मतलब वो धीरे धीरे चलता है, इसलिए आप कौन सी टाइम में इसको डायग्नोस कर रहे हैं और किस स्टेज में आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से इसका आउटकम्स भी डिपेंड करता है। अगर मान लो हमने ILD को सबसे आगे स्टेज में पकड़ लिया और सही से हमने इलाज दिया, काफ़ी ILD प्रोग्रेस नहीं होता है, इसका मतलब उस स्टेज में हम इसको रुकवा सकते हैं और पेशेंट को भी हम अच्छा खासा फ़ायदा दे सकते हैं। बट अगर मान लो एक पेशेंट को ऑलरेडी लंग्स काफ़ी ख़राब हो चुका है, इसका मतलब वो फाइब्रोसिस स्टेज में ऑलरेडी चला गया, नहीं है तो पेशेंट का परमानेंट लंग डिसेबिलिटी हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, फिर उस समय में हम कितना भी ट्रीटमेंट देते इसको रिवर्स नहीं कर सकता। इसलिए डायग्नोसिस अर्ली करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने अर्ली डायग्नोस किया, डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को आगे प्रोग्रेस करने का चीज़ को हम कम कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इट इज़ अ रिवर्सिबल ईटियोलॉजी प्रोवाइडेड हम इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करेंगे। तो अगर लेट स्टेज में हमने डायग्नोस किया, कितना भी हमने मेडिसिन दिया, तो भी इसको पूरी तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल लंग फाइब्रोसिस स्टेज में पहुंच जाते हैं। स्टेजेस का जिक्र आपने यहाँ पे किया, तो अगर मैं बात करूँ स्टेज के हिसाब से इसके ट्रीटमेंट की, तो कौन कौन सी दवाइयाँ, थेरेपी इसमें यूज़ की जाती है? सभी इससे पहले हमारे पास ILD के लिए काफ़ी मेडिसिन नहीं था, बट अभी साइंस बहुत एडवांस हो चुका है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है ILD के लिए वो स्टेरॉइड्स है। बट ऐसा नहीं है हर ILD को आप स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। आप किस तरीका का ILD है वो कंफर्म करने के बाद, अगर वो स्टेरॉइड सेंसिटिव ILD रहता है, फिर आपका डॉक्टर आपको स्टेरॉइड शुरू कर सकता है। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी को कम करने वाला मेडिसिन भी देने का ज़रूरत पड़ सकता है। वो साइक्लोफॉस्फेमेड हम कहते हैं, नहीं है तो रिटुक्सीमैब कहते हैं, नहीं है तो मीथोट्रेक्सेट कहते हैं, और ऐसा काफ़ी कुछ मेडिसिन है।
इसके अलावा अभी बायोलॉजिक्स भी है। कैसे हम कैंसर ट्रीटमेंट में बायोलॉजिक्स देते हैं, ऐसा हमारा ILDs को भी बायोलॉजिक्स ऑप्शन भी अभी अवेलेबल है और वो साइंटिफिकली प्रूवन है। बट ऐसा नहीं है ये सारे दवाइयों हर मरीज के लिए हम दे सकते हैं। सही मरीज को सही दवाएं देंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा आएंगे। इसके अलावा हम एंटी फाइब्रोटिक मेडिकेशंस कहते हैं। इसका मतलब हमारा फाइब्रोसिस आगे बढ़ने से कम करने के लिए कुछ मेडिसिन अवेलेबल है, वो निंटेडानिब कहते हैं या पिरफेनिडोन कहते हैं। ऐसा काफ़ी मेडिसिन उस डोमेन में भी हमारे पास अभी अवेलेबल है। बट अगर मान लो आपका लंग कंडीशन इतना ज़्यादा पहुंच चुका है, आपको इवन डे टू डे काम करने में भी ऑक्सीजन स्टेज तक पहुंच गया, तो हम लंग ट्रांसप्लांटेशन भी अभी ऑफर कर सकते हैं। 5 साल पहले हमारे पास लंग ट्रांसप्लांटेशन फैसिलिटीज़ इतना ज़्यादा नहीं था, बट नाउ लंग ट्रांसप्लांटेशन इज़ रेडीली अवेलेबल। और हैदराबाद में सबसे ज़्यादा लंग ट्रांसप्लांटेशन होते हैं और यशोदा हॉस्पिटल में इज़ वन ऑफ द पायनियर सेंटर्स ऑफ लंग ट्रांसप्लांटेशन। सो ऐसा आपको ऑक्सीजन स्टेज में पहुंच चुका है और आगे मेडिसिन से रिवर्स नहीं कर सकता है, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन भी इंडिया में ईजिली और अफोर्डेबल पॉपुलेशन में भी अवेलेबल है, इसलिए उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक ILD। क्या ILD आप डायग्नोस कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारा मेडिकेशंस भी बदलना पड़ेगा। डॉक्टर विश्वेश्वर, देखिए लंग ट्रांसप्लांट का जिक्र आपने यहाँ पे किया, जो हमारा दूसरा आज का मेन टॉपिक है। यह कब किया जाता है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है और क्या ये आखिरी विकल्प होता है? कैसे हमको अगर किडनी खराब होते हैं तो हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं डायलिसिस के बाद, नहीं है तो आपको लिवर खराब होते हैं तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। वैसे कोई भी लंग कंडीशन की वजह से आपको परमानेंटली ऑक्सीजन में जाने का ज़रूरत पड़ता है, तो ऐसा पेशेंट्स लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए कैंडिडेट बन जाते हैं। अगर मान लो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन हम कहते हैं, कोविड का टाइम में आपने देखा होगा, आपका डॉक्टर ने उंगली में मशीन लगा के देखते हैं आपका ऑक्सीजन लेवल्स कितना है। अगर वो ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे चला गया किसी भी लंग कंडीशन की वजह से, वो हो सकता है ILD है, हो सकता है एडवांस्ड COPD है, या हो सकता है ब्रोंकिक्टासिस है, ऐसा या पैराक्विट पॉइजनिंग में भी हमारा लंग्स फाइब्रोसिस होता है, ऐसा किसी कारण की वजह से भी आपका शरीर में ऑक्सीजन कम होता है, तो आप और अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पूरी तरीके से लिया, उसके बाद भी आपका लंग कंडीशन रिवर्स नहीं हुआ, तो हम ऑटोमेटिकली लंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करते हैं। ऐसा पहले मैंने आपको बताया था, पहले तो लंग ट्रांसप्लांटेशन मेनली वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही होता था, बट लकीली अभी इंडिया में बहुत ईजिली अवेलेबल है और काफ़ी पेशेंट्स ऑलरेडी लंग ट्रांसप्लांट कर चुका है और काफ़ी पेशेंट्स को इट गेव अ सेकेंड लीज ऑफ लाइफ। क्योंकि एक बार आपने लंग ट्रांसप्लांटेशन कर दिया, इसका मतलब आपका पूरी की पूरी नया फेफड़े मिल जाएंगे। इस कारण की वजह से आपको पहले ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ा था, वो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट अभी पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। आप कैसे बिना ऑक्सीजन बाकी लोग घूमते हैं, ऐसा पहले ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट्स भी घूम सकता है। बट ये सब चीज़ के लिए प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है और ये आउटकम्स पूरा कौन सी सेंटर में आप ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। किस सेंटर में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, कहाँ आपको ऑर्गन डोनेशन जल्दी होता है, ऐसा सेंटर्स में हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो डेफिनेटली आउटकम्स भी हमको बेटर रहता है। सो लकीली इंडिया में तेलंगाना में सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशंस भी होता है और काफ़ी पेशेंट्स इधर से भी और पूरी इंडिया से भी आता है। और ऐसा पेशेंट को हमने पहले काफ़ी पेशेंट्स को लंग ट्रांसप्लांट किया है, अभी काफ़ी पेशेंट्स को सक्सेस भी हुआ है और वो पेशेंट अभी हमारे पास फॉलोअप में भी है। सो लंग ट्रांसप्लांटेशन इज़ नो मोर अ मिथ, इट इज़ अ रियलिटी। बिल्कुल, कैसे किया जाता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है तो आपने बताया, लेकिन एक बात ये भी है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि लंग्स ट्रांसप्लांट में जो मरीज़ है उनका फिट रहना ज़रूरी है। ऐसे में एज ए डॉक्टर, एज ए एक्सपर्ट, आप ही कैसे पता करते हैं कि मरीज़ फिट है या फिर नहीं? इसके लिए हम प्री लंग ट्रांसप्लांट एवेल्युएशन कहते हैं। इसका मतलब आपका पूरी शरीर का इन्वेस्टिगेशंस होता है, आपको हार्ट का स्टेटस को हम पता करते हैं, बाकी ऑर्गन सिस्टम्स का स्टेटस पता करते हैं। अगर वो सब प्री ट्रांसप्लांट एवेल्युएशन में फिट हुआ तभी आपको हम ऑर्गन डोनेशन, गवर्नमेंट ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री में एंटर करते हैं। इसका मतलब आप रजिस्टर हो जाते हैं। अगर आपने एक बार ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रजिस्ट्री में हो गया, आपका किसी को ऑर्गन डोनेशन मिल रहे, उनका चेस्ट वॉल का साइज़ दोनों मैच होना है। सो वो मैच होना है और ब्लड ग्रुप मैच होना है और बाकी पैरामीटर्स भी मैच होना है। अगर वो हुआ तो उन पेशेंट्स को हम
ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं. सो इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, but it is the only life saving option that stands between a patient who requires oxygen and life. डॉक्टर विशेष सर, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किसी पेशेंट को, किसी मरीज को कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है, खासतौर पे लंग ट्रांसप्लांट या कोई भी इस तरीके की चीज़ों के बारे में, दो सवाल पहले उनके मन में आते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, उनके बजट में होगा या फिर नहीं होगा, और समय इसमें कितना लगेगा. तो इन दोनों के बारे में बताइए ज़रा, लंग ट्रांसप्लांट में कितना समय लगता है और इसका कॉस्ट लगभग कितना आता है? सो नॉर्मली लंग ट्रांसप्लांटेशन बाकी इलाज से क्यों हम पहले करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. हम लंग ट्रांसप्लांटेशन इसलिए करते हैं, इसलिए क्योंकि आपका बाकी सारे ऑप्शंस ख़त्म हो चुका है. आपने बाकी सारे ट्राई किया है, साइंटिफिकली एविडेंस ट्रीटमेंट ट्राई किया है, वो सब कुछ होने के बाद ही अगर आप परमानेंटली ऑक्सीजन में रहता है तभी हम लंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करते हैं. सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लाइफ सेविंग थिंग फॉर द पेशेंट. और कॉस्ट के बारे में अगर बात करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स, क्योंकि आपको पेशेंट को बाकी सारे पैरामीटर्स कैसे रहता है, मान लो आपका हार्ट कंडीशन और आपका बाकी किडनी कंडीशन, ये सब कैसे रहता है, उसी के हिसाब से हर पेशेंट्स को सिवियरिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन भी डिपेंड करता है. इसलिए तो हम कहते हैं अगर मान लो आपका एक बार अर्ली ऑक्सीजन स्टेज में पहुंच चुका है तभी हम ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहते. उन पेशेंट्स में डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन और पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर का कॉस्ट भी कम हो जाता है. सो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और एक्सपीरियंस सेंटर चाहिए और पेशेंट को भी अवेयरनेस चाहिए, तभी ये फ़ायदा पेशेंट को मिल सकता है. बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं समय आपको देना पड़ेगा अगर आपको खुद को पूरी तरीके से ठीक करना है. तो देखिए, तीसरी टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो एक्मो के बारे में हम बात करते हैं आपसे. एक्मो होता क्या है? सो ऐसा आपको लंग नहीं है तो हार्ट किसी कारण की वजह से परमानेंटली फेल हो गया तो हम एक्मो डालते हैं, क्योंकि ये एक्मो मशीन आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और VA एक्मो कहते हैं, वो आपका हार्ट को भी सपोर्ट कर सकता है. सो अगर मान लो आपने वेंटिलेटर में कोई मरीज को डाला है और वेंटिलेटर से मेंटेन नहीं हो पा रहे, तब हम एक्मो मशीन में डालते. और एडवांटेज क्या है, एक्मो में डाल दिया तो आपका लंग का फंक्शनिंग पूरा वो एक्मो मशीन करते. अगर चाहिए तो आपको BP को भी सपोर्ट करते हैं. इसलिए जब तक आपको इन्फेक्शन सेटल होगा, नहीं है तो जब तक आपको बाकी किस कारण की वजह से लंग खराब हुआ वो रिजॉल्व होगा, तब तक ये एक्मो मशीन आपको लंग का काम और कुछ केसेस में हार्ट का काम भी करता है. इसलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम. क्या एक्मो की सुविधा रायपुर में भी है, राजधानी में, या फिर सिर्फ बड़े शहरों में ये फैसिलिटी है? रायपुर में कितना एक्मो सेंटर्स है, नंबर्स मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, बट इधर से काफ़ी पेशेंट भी लंग ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे नहीं है तो ICU में स्टक होने के बाद हमारे पास कॉल आता है इमीडिएटली एक्मो के लिए, हम तुरंत इधर आ जाते हैं, पेशेंट को एक्मो इनिशिएट करते हैं और एक्मो में हम बाई एयर नहीं है तो बाई ट्रेन और बाई रोड भी ट्रांसफ़र कर सकता है हैदराबाद को. उधर जाने के बाद हम ऐसा पेशेंट को सेकेंड लीज ऑफ लाइफ भी दे सकता है. बात ये भी आपने एयर एम्बुलेंस का जिक्र यहाँ पे किया, क्या ये सिर्फ एकमात्र विकल्प है या फिर रोड में भी ICU एम्बुलेंस के थ्रू ले जाया जा सकता है, और क्या कोई दिक्कत होती है अगर ले जाना पॉसिबल है भी तो? सो अभी एयर ट्रांसफ़र भी इंडिया में रूटीनली अवेलेबल, ऐसा नहीं है, ये बहुत रेयर एंटिटी है. सो टाइमली रेफरल का जब हम बात करते हैं, किसी वक्त आपको लग रहा है पेशेंट वेंटिलेटर में मेंटेन नहीं कर सकता है, उसी वक्त हम इमीडिएटली इस डिसीजन को लेना पड़ेगा. और आपने कहा था ऐसा रोड एम्बुलेंस में भी हम मरीज को लेकर आ सकते हैं एक्मो में, ऐसा नहीं है हमेशा हमको एयर एम्बुलेंस ज़रूरत है. कुछ पेशेंट्स रोड एम्बुलेंस में भी आ जाते हैं, ट्रेन एम्बुलेंस भी होता है, उसके बारे में भी पब्लिक के अवेयरनेस चाहिए. मान लो आप ट्रेन से भी पेशेंट को लेकर आ सकता है, बट अगर मान लो बहुत जल्दी से जल्दी पेशेंट को शिफ्ट करना है तो एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी रूटीनली अवेलेबल है. काफ़ी फर्म्स है उस एयर एम्बुलेंस को भी डील करते हैं वो, और हमारा टीम भी रहता है, वो भी आपको मदद कर सकता है. सो डेफिनेटली एयर एम्बुलेंस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी. बिल्कुल, समय रहते सारी चीज़ें हो सकती है, कहते हैं ना टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है हेल्थ की फील्ड में, ये आपने बताया हमें. डॉक्टर विशेष सर, एक बात ये भी देखिए, आपने एक्मो के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी, ILD के बारे में आपने बताया, लेकिन इन दोनों को लेकर के यशोदा हॉस्पिटल में, यानी कि आपके हॉस्पिटल में क्या सुविधाएँ हैं? सो एज आई सेड टू यू बिफोर, यशोदा हॉस्पिटल इज अ क्वाटरनरी हेल्थ केयर सेंटर. क्वाटरनरी का मतलब आप कोई भी साइंटिफिकली मेडिकल एडवांसमेंट है वो टॉप नॉच फैसिलिटी यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट. सो हमारा हॉस्पिटल है 4 यूनिट्स है हैदराबाद में,
और ऑलमोस्ट 4000 बेड का कैपेसिटी है। स्टेट ऑफ द आर्ट ICUs रहता है और वी आर वन ऑफ द लीडर्स इन द ECMO जब हम कहते हैं एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। इसके अलावा वन ऑफ द पायनियर एंड द लीडिंग सेंटर्स फॉर लंग ट्रांसप्लांटेशन इन द कंट्री। इसके अलावा वन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी एंड थोरैसिक सर्जरी। इसका मतलब आपको लंग्स में किसी तरीका को भी प्रॉब्लम है, उसको बायोप्सी लेना है, नहीं है तो थोरैसिक रिलेटेड सर्जरीज करना है, उसमें इंडिया में सबसे पायनियर हॉस्पिटल है ओम यशोदा हॉस्पिटल कह सकता है, क्योंकि हर तरीका का फैसिलिटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम रोबोटिक सर्जरीज एंड लंग ट्रांसप्लांटेशंस, ECMO सर्विसेज, एडवांस्ड ICU केयर, एडवांस्ड ऑन्कोलॉजी सर्विसेज। इसका मतलब कैंसर के बारे में भी सारे एडवांस्ड थेरेपीज भी अवेलेबल है। पूरी इंडिया में फर्स्ट सेंटर टू हैव MR लिनैक सिस्टम। सो एक ऑन्कोलॉजी में रेडिएशन कहते हैं और रेडिएशन ट्रीटमेंट में सबसे बेस्ट इक्विपमेंट भी अभी यशोदा हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसके अलावा मेरा फील्ड में अगर पल्मोनोलॉजी में हम कहेंगे तो हमने रिसेंटली एक 12 year old बॉय, उसका पैराक्विट लंग फाइब्रोसिस था। पैराक्विट का मतलब एक तरीका का पॉइजन है, वो लंग्स के अंदर जाके धीरे धीरे लंग्स को खराब कर देते। सो वी डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल बाइलोबार लंग ट्रांसप्लांटेशन इन द यंगेस्ट बॉय। ही वॉज ओनली 12 year old बॉय। 12 year old बॉय को भी हमने सक्सेसफुली लंग ट्रांसप्लांटेशन किया है। अभी वो बच्चा भी अच्छा है। अगर मान लो उनको शायद ऐसा एक्सपीरियंस सेंटर में ट्रांसप्लांट नहीं मिला तो नहीं हुआ तो हो सकता तो द फेट वुड हैव बीन डिफरेंट, बट नाउ द किड इज सर्वाइविंग। सो ऐसा हमने काफ़ी कोई भी साइंटिफिकली एडवांस्ड ट्रीटमेंट और इक्विपमेंट और बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दैट इज़ करेंटली अवेलेबल इन यशोदा हॉस्पिटल्स एंड ये सर्विस हम चाहते हैं हर मरीज को भी मिलना चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस भी होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर विश्व सर, देखिए अक्सर हमें सुनते आते थे कि हमारे देश में सभी सुविधाएं हैं आजकल मतलब हॉस्पिटल की फील्ड में या फिर इलाज के लिए, लेकिन आपने यशोदा हॉस्पिटल का जिक्र यहाँ पर किया और इतनी सारी चीज़ें आपने बताई। मुझे लगता है कि ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर मरीजों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, विदेश आपको जाना पड़ेगा, आप यहाँ पर भी पूरी सुविधा आपको मिल सकती है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।